स्वागत है आप सभी का क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस के एक और वीडियो में। आज हम समझेंगे चैप्टर 3 को, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। जैसा कि मैंने पहले बताया है आपको, साइंस का मतलब है प्याज के छिलके उतारना। जितना समझ चुके हैं उसके आगे बढ़ना, थोड़ी डेप्थ बढ़ाना। अभी तक हमने मैटर के बारे में समझा है और अब हम जानेंगे कि ये मैटर किन से मिलकर बने होते हैं। बेसिकली मैटर की डिविजिबिलिटी पर फोकस करेंगे। एक दिन तुम अगर ऐसे ही पढ़ते रहे, समझते रहे तो क्वांटम रेल्म भी ढूंढ लोगे। चलो फिर देरी किस बात की, शुरू करते हैं। अब हम ऐसे पहले लोग नहीं हैं जो पदार्थ को तोड़ करके उसकी छोटी यूनिट को जानना चाहते हैं। सबसे पहले इंडियन फिलोसफर महर्षि कनाड ने ऐसा बताया कि अगर हम पदार्थ को छोटे छोटे कणों में तोड़ते जाएं तो एक लिमिट के बाद ऐसे कण या पार्टिकल मिलेंगे जिससे आगे नहीं तोड़ा जा सकेगा। पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं, जिससे द्रव्यमान शब्द बनता है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं द्रव्य और द्रव में। द्रव्य का मतलब मैटर होता है और द्रव का मतलब लिक्विड। क्लियर कर लो ये कंफ्यूजन। ये जो विचार था मैटर की डिविजिबिलिटी के बारे में, ये ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले दिया गया था महर्षि कनाड के द्वारा। और इस आइडिया को एक और इंडियन फिलोसफर पाकुधा कात्यायन ने भी थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने बताया ये जो पदार्थ के कण होते हैं वे नॉर्मली एक साथ जुड़े रहते हैं और पदार्थ के अलग अलग रूप ठोस, द्रव और गैस को निर्धारित करते हैं। खैर, जो काम इंडियन फिलोसफर करते हैं पता नहीं कैसे यूनान के दार्शनिक भी करते हैं। हिस्ट्री वाले एक सर से मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया कि देखिए, इंटेलेक्चुअल लोग तो हर देश में होंगे, हर समाज में होंगे, पर एक पॉसिबिलिटी उन्होंने बताई कि पहले अरब के व्यापारी लोग इंडिया आते थे, वे व्यापार करते और सीखते थे यहाँ से, फिर वही लोग यूरोप में भी जाते थे व्यापार करने के लिए। तो पॉसिबली इस तरीके से आइडिया का एक्सचेंज हुआ करता रहा होगा। तो यूनान के फिलोसफर डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस भी यही डिविजिबिलिटी का आइडिया देते हैं और ये बताते हैं कि जो लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल होता है जो विभाजित नहीं होता, डिवाइड नहीं होता, उसे परमाणु यानी कि एटम कहते हैं। उन्होंने बेसिकली इस पार्टिकल का नाम एटम रख दिया। देखो, ये सच है कि किसी भी ज्ञान की शुरुआत फिलॉसफी से होती है, लेकिन साइंस सब्जेक्ट एविडेंस बेस्ड बातें करता है। लेकिन 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक कोई अच्छा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ जो डिविजिबिलिटी के इस आइडिया को एक्सपेरिमेंटल बेस प्रदान कर दे। जब 18th सेंचुरी कहूं तो इसका मतलब है 1701 से लेकर के 1800 तक का समय, और इसका फर्स्ट हाफ मतलब कि 1701 से लेकर 1750 तक की बात हो रही है। तो 18th सेंचुरी तक साइंटिस्ट एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस को तो समझ चुके थे और अब वो ये जानना चाहते थे कि ये एलिमेंट कंबाइन क्यों होते हैं, और जब कंबाइन होते हैं तो क्या होता है। फ्रेंच साइंटिस्ट एंटोनियो लावाइजर, याद है आपको, पिछले चैप्टर में बताया था कि इन्होंने एलिमेंट की डेफिनेशन दी थी। अब यहाँ इन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट रूल्स बताए और इसमें इनको जोसेफ एल प्राउस्ट की मदद भी मिली थी। पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले हाइपोथेसिस बनाई। साधारण शब्दों में क्वेश्चन पूछा कि जब 2 एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो उनके बीच केमिकल रिएक्शन के बाद क्या एलिमेंट के द्रव्यमान यानी कि मास में कोई चेंज आता है या नहीं आता है। अब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको समझने के लिए ये एक्सपेरिमेंट देखो। एक्स और वाई 2 ग्रुप हैं और जिसमें कुछ कंपाउंड दिए हैं। दोनों में से एक एक कंपाउंड लेकर के 10 ml वाटर में मिला करके एक सॉल्यूशन बना लो। चलो, एक्स ग्रुप से कॉपर सल्फेट ले लो और 10 ml वाटर मिक्स कर लो। दूसरा वाई ग्रुप से ले लो सोडियम कार्बोनेट और इसे भी 10 ml वाटर लेकर के मिक्स कर दो और दोनों को अलग अलग रखो। एक को कोनिकल फ्लास्क में और दूसरे को इग्निशन ट्यूब में। अब जैसा फिगर में दिख रहा है वैसे सेटअप करना है और इसका वजन यानी कि वेट कर लेना है और उसे नोट डाउन कर लेना है। पहले दोनों ही सॉल्यूशन का वेट हमने कर लिया। अब फ्लास्क को थोड़ा सा टिल्ट करके स्वर्ल करके ताकि दोनों सॉल्यूशन आपस में मिक्स हो जाएं। उसके बाद जो नया सॉल्यूशन बना उसका वेट करो और देखो पहले से कम है या ज्यादा है या बराबर है। लास्ट में जो कंक्लूजन पाओगे वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहलाता है। कहने का मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना ही मास क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि कांस्टेंट बना रहता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलो, अगला नियम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखो, आप सभी जानते हो कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। तो लवाइजर साहब और उनके साथी वैज्ञानिकों ने कई कंपाउंड को एनालाइज करके ये कंक्लूजन निकाला कि जो भी कंपाउंड हो, चाहे वो जिन भी एलिमेंट से मिलकर के बना हो, एलिमेंट का रेशियो सेम यानी कि कांस्टेंट रहता है। जैसे वाटर एक कंपाउंड है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो होता है वो 1:8 होता है। आप चाहे ये वाटर नदी से ले लो, घर के नल से ले लो या कहीं और से भी ले लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट बना रहेगा। अगर 9 ग्राम वाटर को अलग करोगे तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। सिमिलरली अमोनिया में NH3 इसका फॉर्मूला होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मास का जो रेशियो होता है वो 14:3 होता है।
चाहे ये अमोनिया आप कहीं से भी ले आओ, मास का रेशियो कांस्टेंट ही रहेगा। देखो, अगर रेशियो, अनुपात, समानुपात का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होगा तो समझने में तकलीफ होगी, इसलिए उसे समझ लेना और आसानी से इसको समझ जाओगे। तो कंक्लूड करते हुए हम कह सकते हैं कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस होगा, उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में ही होगा। देखो, नियम तो दे दिया, पर ये तो साइंस है, यहाँ एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी कि क्यों ऐसा हो रहा है कि मास कंजर्व रहता है और कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होता है। तो एक्सप्लेनेशन देने के लिए आते हैं हमारे डाल्टन चचा, और ये देखो, इनकी जीवनी पढ़ोगे तो लगेगा कि हम कबीरदास जी की जीवनी पढ़ रहे हैं। जुल्हा परिवार में जन्म हुआ था, चलो ये तो तुम खुद से ही पढ़ लो। इन्होंने जो थ्योरी दी उसे एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन कहते हैं। जैसे कि ग्रीक फिलोसोफर ने मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम एटम रखा था, यानी जिसका नाम इंडियन फिलोसोफर ने परमाणु रखा था, उसके बारे में जॉन डाल्टन ने कुछ बातें बताई। चलो, तो डाल्टन ने क्या बताया है उसे पॉइंट वाइज समझो। पहली बात तो इन्होंने बताया कि सभी मैटर एक बहुत छोटे टीनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसे एटम कहते हैं, और ये एटम जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करता है। एटम इंडिविजिबल होता है, मतलब कि केमिकल रिएक्शन के दौरान टूटता नहीं है। एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उनका मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, आइडेंटिकल होगी, और अलग अलग एलिमेंट के एटम का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। आगे ये कहते हैं कि एटम्स जब कंबाइन होंगे तो ऐसे रेशियो में होंगे जो स्मॉल होल नंबर में होगा। पता है मुझे, ये वाली लाइन ना सर के ऊपर से गई होगी। चलो डिकोड करते हैं। होल नंबर का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक चले जाओ, ये सारे होल नंबर हैं। ठीक है, यहाँ हाफ, क्वार्टर, 1/3 ये सब की बात नहीं हो रही। दूसरा कह रहे हैं स्मॉल होगा, तो स्मॉल तो आप समझ ही गए, इन नंबर में ही स्मॉल कर लो। जो बात इसमें क्लियरली नहीं की गई है वो ये कि जब दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम कंबाइन होते हैं तब ऐसा होता है, और ये सारी बात एटम के मास के बारे में हो रही है। यानी जब एटम कंबाइन होगा तो उसके मास का स्मॉल होल नंबर में रेशियो अप्लाई होगा। एग्जाम्पल से समझो, वाटर कंपाउंड है दो डिफरेंट एलिमेंट्स का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का मास होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट और ऑक्सीजन का होता है 16 एटॉमिक मास यूनिट। अब देखो, यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है तो यहाँ 2 एटॉमिक मास यूनिट मास हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16 है ही, और रेशियो निकालोगे तो इसको 2:16 लिखोगे, लेकिन इसे होल नंबर में होना चाहिए जो कि है ही। 2 और 16 दोनों ही तो होल नंबर हैं। अब इसे स्मॉल करना है तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, इसे काट दो, 1:8 हो जाएगा। तो मतलब यह है कि जब दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन हुए तो उनके मास का जो रेशियो है वो स्मॉल और होल नंबर में होना चाहिए। फिलहाल बस इतना जान लो, उसके बाद आगे की क्लासेस में समझते जाएंगे। आगे बताते हैं कि कंपाउंड में एटम की रिलेटिव संख्या फिक्स होती है। कंपाउंड है तो 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट से ही बना होगा, इन्हीं की रिलेटिवली संख्या देखनी है, और इनका जो टाइप होता है वो भी निश्चित होता है। यहाँ तो सबसे छोटा पार्टिकल एटम बता रहे हैं, आगे वाले चैप्टर में पता चलेगा आपको कि एटम और भी कई छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, वो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पहले एटम क्या होता है उसे समझो। सबसे अच्छा एग्जाम्पल दीवार का होता है। दीवार को एलिमेंट या कंपाउंड मान लो, और दीवार बनती है ईंटों से, यानी कि ब्रिक से मिल करके, उसे एटम मान सकते हो आप। यानी कि किसी भी मैटर की स्ट्रक्चरल यूनिट एटम को कहा जा सकता है। ये एग्जाम्पल याद रखना, आगे बायोलॉजी में यानी कि कोशिका के मामले में भी ये कॉन्सेप्ट आपको यूज में आएगा। एटम की साइज की बात करें तो बहुत ही छोटे होते हैं। एक कागज की पतली शीट बनाने के लिए लाखों एटम एक पर एक जमा होते हैं। अब ऐसा समझ लो कि एटम गोलाकार है, सर्कल शेप में है, तो हम इसकी रेडियस नाप करके साइज पता कर सकते हैं, लेकिन इसकी यूनिट नैनोमीटर में होती है। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ होता है, और 1 मीटर जिसको तुम 100 सेंटीमीटर भी कहते हो उसमें 10⁹ नैनोमीटर होता है। 10⁻² लिखा है तो इसका मतलब है 1 लिख करके उसके आगे 2 जीरो, मतलब कि 100 होगा, और 10⁻³ लिखा है तो इसका मतलब है 1000, यानी 1 लिख करके उसके आगे 3 जीरो। और जब 10⁻⁻² लिखा हो तो आप समझ सकते हैं 1/100 यानी कि 0.01, यानी पॉइंट के बाद 01 होगा। 10⁻³ है तो इसी तरीके से पॉइंट के बाद 001 होगा। ये आप थोड़ा सा बेसिक जानते रहिए। और अब यहाँ पे लिखा है 10⁻⁹ तो मतलब है 0.000 ऐसे करके 8 जीरो लगाओ, उसके बाद 1 लिखो। तो सोचो कितना छोटा भाग है एटम। देखो ये सारी बेसिक बातें हैं, मैं अगर ऐसा मान लूं कि आपको पता है तो फिर आपको ये समझने में परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है तो प्लीज एक बार ये कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। और जिसे नहीं पता है ना, वो एक बार अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि एटम की साइज कितनी छोटी है। थोड़ा कंपैरेटिवली स्टडी करनी पड़ती है।
ये कुछ मैटर के एटम की साइज दी हुई है, इन्हें देखो और बताओ सबसे छोटा एटम कौन सा है इनमें से। और हाँ, एंटमैन मूवी तो देखी होगी, तो एंटमैन और वास्प अपना साइज एटम से भी छोटा सब एटॉमिक लेवल पर जाकर के छोटा कर लेते हैं और क्वांटम रेल में पहुंच जाते हैं। देखो अभी प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। ऐसी मूवीज साइंटिफिक बेसिस रखकर कल्पनाएं करती हैं, और अगर तुम्हें साइंस नहीं पता है ना, तो ऐसी मूवीज आपके सर के ऊपर से ही जाएंगी, बस स्पेशल इफेक्ट देख करके ताली बजाओगे। खैर, जब एटम का साइज इतना कम है तो हम इसे नेग्लेक्ट या इग्नोर क्यों नहीं कर देते? नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है हमारे आसपास मैटर ही है और मैटर एटम से मिलकर बने होते हैं, तो हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। और अब तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि हम एटम को देख सकते हैं मैग्नीफाई करके। ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, करोड़ों में आती है ये। किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन मिल गया तो आपको इसके दर्शन हो जाएंगे। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है जूम कर लो भाई बहन। जॉन डाल्टन ने एक और बढ़िया काम किया, जितने भी एलिमेंट थे उनको वो सिंबल देख करके इंडिकेट करने लगे। ये नीचे देखो, ये सिंबल एलिमेंट के एक एटम को दिखाता है। अभी आज के टाइम पर IUPAC है जो कि किसी भी एलिमेंट का नाम और सिंबल डिसाइड करती है, और पूरी दुनिया में उसे इसी नाम से बुलाया जाता है। ज्यादातर सिंबल अंग्रेजी के नाम के एक या दो अक्षर मिलाकर बना दिए जाते हैं। फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लिखते हैं और सेकंड को स्मॉल लेटर में। पहले तो सिंबल और नाम जिस जगह से एलिमेंट पहली बार मिलता था उस जगह के नाम पर, कुछ के उसके कलर के आधार पर नाम रख लेते थे। इसलिए पूरे वर्ल्ड में एक जैसा सिस्टम बनाना जरूरी था। ये देखो, एल्युमिनियम ऐसे सही लिखा जाता है, ए कैपिटल एल स्मॉल। तो पूरी दुनिया में एक जैसा सिस्टम बनाने के लिए IUPAC में मीटिंग होती है, सारे देशों के साइंटिस्ट आते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा नाम होगा, कौन सा सिंबल होगा, और उसी से बुलाया जाता है पूरी दुनिया में। अभी जरूरी नहीं है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर से सिंबल बनेगा। जैसे जिंक का एग्जांपल देख लीजिए, स्पेलिंग है इसकी ZINC, मतलब नाम में से पहला अक्षर और बाद में नाम में से ही कोई भी एक और लेटर लेकर के बना दिया जाता है। क्लोरीन का Cl है, ये भी देख लीजिए, कुछ के सिंबल उसके लैटिन नाम से बनाए जाते हैं। जैसे आयरन का नाम लैटिन में होता है फेरस, तो Fe बना दिया गया। सोडियम का नाम होता है नेट्रियम, तो उसका Na बना दिया गया। पोटेशियम को लैटिन भाषा में कहते हैं केलियम, तो उसका सिंबल बना दिया गया K। बस इतना इंश्योर किया जाता है किसी 2 एलिमेंट का सिंबल एक जैसा ना हो। ये सारे एलिमेंट और उसके सिंबल रीड कर याद कर लेना है। वैसे जैसे जैसे हम यूज करते जाते हैं हमें ये सिंबल अपने आप याद हो जाता है, टेंशन लेने की बात नहीं है इसमें। चलो अब थोड़ा विशेष ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे यूटिलाइजेशन ज्यादा है इसका। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट दिया उससे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करने में हेल्प मिली। सभी एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है एटॉमिक मास, जिसके आधार पर एलिमेंट के एटम का मास डिटरमाइन किया जाता है। अभी पीछे देखा आपने एटम का साइज कितना छोटा हो सकता है, तो ऐसे में एक अकेले एटम का मास बता पाना कठिन काम है, लेकिन हम इसकी रिलेटिव एटॉमिक मास को जान सकते हैं। रिलेटिव का मतलब है कि किसी से तुलना करना। पहले ये एग्जांपल समझो, ये दिमाग में क्लियर हुआ तभी आगे की बात समझ आएगी। आप दुकान पर जब कुछ खरीदने जाते हो, तो मान लो चीनी खरीदने गए, तो दुकानदार आपको बटखरे की तुलना में आपको चीनी देगा। मान लीजिए 1 किलो चीनी मांगी आपने, तो वो 1 किलो का लोहे का या किसी भी चीज का बटखरा उठाएगा और आपको उसके बराबर चीनी दे देगा। आपने क्यों मान लिया कि जो चीनी उसने दी है वो 1 किलो के बराबर है? क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड है जिसे हमने ही बनाया है और हमने ये तय किया कि हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, ताकि हम हर जगह पर सेम कंपैरिजन कर सकें। चाहे आप दिल्ली में हो, चाहे केरला में हो, या तमिलनाडु में हो, हरियाणा में हो, सभी जगह 1 किलो का मतलब एक जैसा ही होगा। 1 kg इक्वल टू द सेम स्टैंडर्ड। अब बुक का एग्जाम्पल देखो, कैसे स्टैंडर्ड बनाया गया है। वाटरमेलन वाला है और उसके पास कोई स्टैंडर्ड यानी कि मानक नहीं है। सीधे समझो तो कोई बटखरा नहीं है उसके पास, पर उसको तो बेचना है वाटरमेलन, तो उसने दिमाग लगाया, एक तरबूज उठा लिया और बोला एक तरबूज के बराबर 12 यूनिट। अब उसने बिल्कुल बराबर 12 टुकड़े काट दिए तरबूज के। अब देखो, अगर 12 टुकड़े बराबर हैं तो इनका आपस में वेट भी तो बराबर होगा। अब उसने एक टुकड़े को 1 यूनिट मान लिया, लेकिन समझने की बात तो ये है कि ये जो टुकड़ा है 1/12 भाग है, यानी कि 1/12वां भाग है, एक तरबूज का 12वां हिस्सा। और इसी 1/12वें भाग को उसने रिलेटिवली फ्रूट मास यूनिट नाम दे दिया। अब इसी से कंपेयर करके वो अपने बाकी के सारे तरबूज बेच देगा। चलो एक बात और समझ लो, जो कि है आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप के बारे में डिटेल में तब समझना जब एटॉमिक नंबर पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इतना जान लो कि सेम एलिमेंट के भी अलग अलग एटॉमिक मास होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो ये नेचुरली 3 ऐसे फॉर्म में पाया जाता है जिसका एटॉमिक मास अलग अलग होता है, तो हमने सबका नाम अलग अलग रख दिया, H1, H2, H3। वैसे तो इसका टेक्निकल नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। नाम हमने अलग रखा क्योंकि हमें पहचान करनी है।
किसका एटॉमिक मास क्या है, क्योंकि तीनों के अलग थे तो हमने तीनों का अलग नाम रख दिया। बस कुल मिलाकर के समझ लेना एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। इसी तरीके से कार्बन के भी आइसोटोप्स हैं, कुल मिलाकर के 15 हैं आइसोटोप इसके, जिसका नाम हमने C8, 9, 10 से लेकर के लास्टली C22 तक रख दिया। टोटल 15 हैं। इसमें से C12, C13 और C14 ज्यादा स्टेबल होते हैं। मतलब रेडियो एक्टिविटी की बात हो रही है, वो सब बाद में समझना। फिलहाल तो बस इस कार्बन को जान लो, आगे चल के तुम्हारे जीवन को खराब करने का क्रेडिट इसको भी जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। अभी जो एग्जाम्पल समझा, ठीक इसी तरीके से एटम्स का भी रिलेटिवली एटॉमिक मास निकालते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को 1/16 भाग यानी 1/16वें भाग को एक यूनिट के रूप में मानने की सोची। ऑक्सीजन का 1/16 का मतलब ऑक्सीजन एक वाटरमेलन है और इसको बराबर बराबर 16 भागों में बांट दिया, और एक भाग यानी कि 1/16वां भाग ही तो कहेंगे हम, इसे ही यूनिट मान लिया गया। और ऐसा वैज्ञानिकों ने इसलिए किया क्योंकि ऑक्सीजन कई सारे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है। और दूसरा, जब इसको यूनिट मान करके एटॉमिक मास निकालते थे तो ज्यादातर का एटॉमिक मास होल नंबर में मिलता है, क्योंकि अगर हमें एटॉमिक मास फ्रैक्शन में मिलेगा तो हमें तकलीफ होगी याद करने में। अब होल नंबर में इसे याद रखना आसान था फ्रैक्शन याद रखने की तुलना में, बट मास स्पेक्ट्रोमेट्री में ऑक्सीजन को यूनिट मानने पर कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजन होने लगी। मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होती है वो आगे की क्लासेस में समझना, अभी बस इतना जान लो कि कुछ कंफ्यूजन थी वहां पर। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए 1961 में कार्बन 12 को चुना गया और इसके 1/12 यानी कि 1/12वें भाग को एक एटॉमिक मास यूनिट मान लिया गया। और इसे पहले AMU लिखा जाता था, लेकिन अब U लिख करके, जिसका मतलब होता है कि यूनिफाइड मास, बस ऐसे U लिख के ही इंडिकेट किया जाता है। कार्बन 12 को इसलिए चुना गया क्योंकि ये नेचर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, लगभग 98.99% नेचर में है और हमारी बॉडी में भी तो है। और इसके अलावा कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अगले चैप्टर में आप समझ जाएंगे। अब उसी में तुलना करके सभी एलिमेंट के एटॉमिक मास को निकाला गया। ये कुछ के एटॉमिक मास दिए गए हैं, एक बार इसे रीड आउट यानी गो थ्रू हो जाओ। कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल देखो, बता रहा है कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। वैसे ये जहरीली गैस होती है। इसी को दूसरे शब्दों में देखोगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है और कार्बन का 12, रेशियो निकालो तो 16/12। अगर इसे आप सिंप्लीफाई कर दें तो 4/3, यानी कार्बन अपने से 4/3 गुना अधिक एटॉमिक मास वाले ऑक्सीजन से कंबाइन होती है। अगर कार्बन का एटॉमिक मास 1 यूनिट मान लें तो ऑक्सीजन का 1.33 यूनिट होगा। ये 4 में 3 का भाग दे दो, आ जाएगा 1.33। दिमाग का दही होना शुरू हो गया होगा, तो बस ब्रेक लेकर दोबारा सुनो। दिमाग थका होता है ना, तो सामने दिख रही चीज भी समझ में नहीं आती है। खैर चलो ब्रेक ले लो अगर जरूरत समझ में आ रही है तो। चलो आगे समझो। ये जितने भी एटम होते हैं ज्यादातर एलिमेंट के, ये स्वतंत्र नहीं रह पाते, इंडिपेंडेंट नहीं होते, इसीलिए ये मॉलिक्यूल या फिर आयन बना लेते हैं और ज्यादा संख्या में एग्रीगेट होकर के इकट्ठा होकर मैटर बना लेते हैं, जिसे आप टच और फील कर सकते हो। तो मॉलिक्यूल बेसिकली 2 या उससे अधिक एटम के ग्रुप को कहते हैं जो केमिकल बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड का मतलब एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो इंडिपेंडेंटली रह सकता है और वो सारी प्रॉपर्टीज शो करेगा जो उस सबस्टेंस की होगी। इसके अलावा ये केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता। ध्यान देना इस बात पे, वो एटम काम करता है, एटम ही केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, भले इंडिपेंडेंट नहीं रह पाता। सेम एलिमेंट के एटम या डिफरेंट एलिमेंट के एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बना लेते हैं। आओ अब एटॉमिसिटी समझते हैं, यानी कि परमाणुकता। देखो ज्यादातर एलिमेंट के मॉलिक्यूल तो सेम टाइप के एटम से मिलकर बनते हैं, जैसे आर्गन है, हीलियम है आदि। इन सब के मॉलिक्यूल केवल एक एटम से मिलकर बनते हैं, इसलिए इसे मोनो एटॉमिक कहते हैं। लेकिन ज्यादातर नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं होता। जैसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर के बनते हैं। अक्सर देखा होगा आपने कि ऑक्सीजन को O2 लिखा जाता है, इसलिए इसे डाई एटॉमिक कहते हैं। डाई का मतलब होता है 2। लेकिन अगर ऐसा हो कि ऑक्सीजन के 2 एटम की जगह 3 एटम कंबाइन हो जाएं, तो इसे कहते हैं O3 यानी कि ओजोन। इसे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा। तो कहने का मतलब है कि किसी भी मॉलिक्यूल के बनने में जितने एटम यूज होते हैं उनकी संख्या को उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी यानी कि परमाणुकता कहते हैं। मेटल्स और कुछ और एलिमेंट में काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल का, लेकिन इनमें अनलिमिटेड एटम कंबाइन हो सकते हैं। जैसे आप कार्बन का एग्जांपल देख लीजिए। ये कुछ एलिमेंट की एटॉमिसिटी दी हुई है, इसे समझ लो। कंपाउंड के मॉलिक्यूल की बात करें तो अलग अलग 2 एलिमेंट के एटम एक फिक्स रेशियो में जुड़ करके कंपाउंड के मॉलिक्यूल बनाते हैं। याद है ना, पिछले वीडियो में समझा था कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस।
रिवाइज करते रहना। यहाँ देख लो वाटर का एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास 1:8 है, और अगर इनका एटॉमिक मास देखेंगे तो हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 16। अच्छा, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अलग अलग मास रेशियो अपॉन एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे तो हाइड्रोजन का मास रेशियो 1 और एटॉमिक मास 1 यानी कि 1/1 हो जाएगा। ऑक्सीजन का इसी तरीके से मास रेशियो 8 है और एटॉमिक मास 16। इनका सिंपल रेशियो निकालेंगे तो 2:1 आएगा। चलो अब आयंस को समझ लो, ये क्या होते हैं। मेटल या नॉन मेटल के कंपाउंड पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब आवेशित कण होते हैं। ये चार्ज एक सिंगल एटम पर हो सकता है या फिर किसी ग्रुप ऑफ एटम पर भी नेट चार्ज हो सकता है। नेगेटिव चार्ज आयन को एनायन कहते हैं और पॉजिटिव चार्ज वाले को कैटायन कहते हैं। नेट चार्ज का मतलब ये है कि +2 और -5 को अगर आप जोड़ दो तो आंसर आएगा -3। NaCl का एग्जांपल ले लो। मान लो Na पे +2 का चार्ज है और Cl पर -5 का चार्ज है, तो NaCl पर जो चार्ज आकर के नेट आएगा वो -3 का होगा और इसे ही नेट चार्ज कहेंगे। पॉजिटिव आया तो कैटायन और नेगेटिव आया तो एनायन। वैसे टेक्निकली एग्जांपल गलत है बट समझाने के लिए बिल्कुल सही है, आप ये प्रोसेस समझ लीजिए। कोई ग्रुप ऑफ एटम जिस पर की कोई नेट चार्ज हो उसे पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। ये लाइन बिल्कुल रट्टा मान लो, दिमाग में बैठा लेना। कोई ग्रुप ऑफ एटम जिस पर कोई नेट चार्ज हो, ये याद रखना है। आयन को नेक्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जानने के बाद और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल ये टेबल देख लो। आओ अब केमिकल फार्मूला लिखना जान लो, क्योंकि लिखने में आसानी होती है। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको लिखने के लिए दो बातें आपको पता होनी चाहिए। पहला तो सिंबल और दूसरा वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? ये किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी जुड़ने की क्षमता होती है। ये देखो कितना अच्छा एग्जांपल दिया है। ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं और हमारे 2, तो ऑक्टोपस कितने लोगों के दोनों हाथ एक साथ पकड़ सकता है? ऑब्वियस सी बात है, 4 लोगों का। अगर ऑक्टोपस को O सिंबल से दिखाएं और ह्यूमंस को H से, तो फार्मूला होगा OH4। यहाँ सबस्क्रिप्ट या पादांक में 4 क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ऑक्टोपस ने कितने लोगों का हाथ पकड़ रखा है। ये टेबल एक बार रीड कर लो। यहाँ कुछ आयंस, नॉन मेटल एलिमेंट और पॉली एटॉमिक आयंस के सिंबल और वैलेंसी बताई गई हैं। केमिकल फार्मूला लिखते समय कुछ नियम को ध्यान में रखना जरूरी होता है, वो देख लो, इंपॉर्टेंट है। पहला कि आयन की वैलेंसी हो या चार्ज, इनका बैलेंस में होना जरूरी है। दूसरा, जब कोई कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना हो तो मेटल का सिंबल पहले लिखते हैं, उसके बाद नॉन मेटल का सिंबल लिखते हैं। आयरन सल्फाइड पहले मेटल यानी आयरन का सिंबल Fe लिखेंगे और फिर नॉन मेटल यानी सल्फर का सिंबल लिखेंगे, तो ये बन जाएगा FeS। तीसरा, पॉली एटॉमिक आयन से बने कंपाउंड में आयंस की संख्या दिखाने के लिए आयन को ब्रैकेट में लिखते हैं। आयंस को ब्रैकेट में लिखकर उसकी संख्या ब्रैकेट के बाहर, जैसे कि MgOH ट्वाइस, यानी कि यहाँ OH को ब्रैकेट में कर दिया गया। अब देखो यहाँ नेट चार्ज है हाइड्रोक्साइड आयन का, इसलिए ये पॉलीएटॉमिक आयन है। तो यहाँ 2 हाइड्रोक्साइड आयन है, तो हाइड्रोक्साइड का सिंबल तो एक बार ब्रैकेट में लिखा और उसके नीचे 2 लिख करके बता दिया कि 2 हाइड्रोक्साइड आयन हैं। लेकिन अगर एक ही आयन हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, न ही ब्रैकेट की। जैसे NaOH, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन सिर्फ एक है, तो यहाँ ना ब्रैकेट की जरूरत है ना तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। चलो समझ गए, बहुत बढ़िया। अब देखो सिंपल कंपाउंड का फार्मूला कैसे लिखते हैं। देखो जो 2 अलग अलग एलिमेंट से मिलकर के कंपाउंड बनता है वो सबसे सिंपल होता है। ऐसे कंपाउंड को बाइनरी कंपाउंड कहते हैं और केमिकल फार्मूला लिखने के लिए हमें वैलेंसी का पता होना चाहिए। बस सिंबल लिखो और उसके नीचे उसकी वैलेंसी और क्रॉस ओवर कर दो। ये देखो एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड का। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, सल्फाइड की 2। यहाँ टेबल में से देखो, ऐसे लिख करके क्रॉस ओवर कर दो, H2S हो जाएगा। बन गया केमिकल फार्मूला। बहुत ही गंदी बदबू वाली गैस है ये। कार्बन टेट्राक्लोराइड का एग्जाम्पल और मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जाम्पल देख लो। बस यहाँ ध्यान देना है, पहले कैटायन को लिखना है, बाद में एनायन को। जब क्रिस क्रॉस करेंगे तो MgCl2 हो जाएगा। यहाँ एक एनायन मैग्नीशियम के कैटायन को न्यूट्रल कर देगा और मैग्नीशियम पर बस एक कैटायन होगा और उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, हमने ये भी पीछे पढ़ा। अगला एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड का देखो, दोनों की वैलेंसी 2 है, Ca2O2 बन रहा है। जब सेम वैलेंसी दिखे फॉर्मूला तो उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो यहाँ आप इसे CaO लिख सकते हैं। 2 का 2 से कट गया भाई, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गए। अगला देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH ट्वाइस, इसका फार्मूला ऐसे लिखा जाएगा। CaOH ट्वाइस ऐसे नहीं लिखना है। ब्रैकेट का मतलब पीछे समझा आपने, क्योंकि यहाँ OH को ब्रैकेट में रखा और सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा, मतलब ये है कि OH आयन 2 है और दोनों कैल्शियम से जुड़े हुए हैं, इस तरीके से।
चलो एटॉमिक मास समझ लिया, अब मॉलिक्यूलर मास समझ लो। ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे हमने एक एटम का रिलेटिवली एटॉमिक मास निकाला था, तो किसी भी सबस्टेंस के सारे एटम का रिलेटिवली एटॉमिक मास को जोड़ दो, मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। इसको भी यूनिट यू से ही दिखाते हैं। चलो एग्जांपल देख लो HNO3 का। इसमें एक हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और एक नाइट्रोजन है इसमें और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14, और ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास, लेकिन यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो 16 × 3 48। अब जोड़ लो सबको, 1 + 14 + 48 टोटल हो गया 63, और यूनिट लगा देंगे हम यू की, यानी यूनिफाइड। चलो अब फार्मूला मास यूनिट देख लो, ये क्या होता है। इसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं, जैसे पीछे आपने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया उसी तरीके से फार्मूला मास यूनिट को भी कैलकुलेट किया जाता है। बस अंतर ये है कि ये जो टर्म है फार्मूला मास यूनिट का, हम उन्हीं सबस्टेंस के लिए यूज करते हैं जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आयंस होते हैं। सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल देखो। सोडियम का एटॉमिक मास है 23U और क्लोरीन का है 35.5U, और अगर यहाँ एक एक ही एटम है तो 1 × 23 + 1 × 35.5, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा आपका 58.5U। अब इसी तरीके से कैल्शियम क्लोराइड का भी एग्जाम्पल देख लो। यहाँ कैल्शियम एक है और 2 क्लोरीन है। आप इनके एटॉमिक मास को लेंगे और कैलकुलेट करेंगे। कैल्शियम का होता है 40, तो 40 + 2 × 35.5, क्योंकि हमने पीछे देखा है क्लोरीन का 35.5 होता है। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा 40 + 71, यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया है, और इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो 111 यानी कि 111 यूनिफाइड। फाइनली आप फार्मूला मास यूनिट निकाल देंगे। चलो अब आज की कथा यहाँ समाप्त हो गई है, पर यहाँ पर देखो कोई शंख नहीं बजने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, बजा दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। जय हिंद।